हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वैदिक शिक्षा के सेगमेंट में आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। मैं आपके साथ एक बार फिर हूं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। और बहुत व्यस्तताओं के कारण मैं लेक्चर्स लेकर नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब कोशिश ये करेंगे कि आज के बाद हम रेगुलर रहेंगे और फ्रिक्वेंटली आपके लिए अच्छे वीडियोज़ लॉ के हम लेकर आते रहेंगे। और इस दौरान जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज लेक्चर देख रहे हैं ये और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है। आज हम बात करने वाले हैं डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मृत्युकालिक कथन। और ये इंडियन एविडेंस एक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब हम प्रोसिक्यूशन में जाते हैं तो लॉ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि आप समझें कहीं कोई इंसिडेंट, कोई घटना घटी है तो सबसे अच्छा विटनेस कौन है। तो सबसे अच्छा विटनेस जिनके पास में उस इंसिडेंट की, उस घटना की, उस ऑफेंस की पूरी जानकारी है, वो दो लोग हैं। वन इज़ द अक्यूज्ड, जिसने कि अपराध किया है, एंड द अदर इज़ द विक्टिम, जिसके साथ अपराध हुआ है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इन दोनों के ही स्टेटमेंट एज एविडेंस नहीं लिए जाते। उसका रीज़न ये है कि अक्यूज्ड अपने फेवर में बात करेगा और विटनेस अपने फेवर में बात करेगा। तो इन दोनों की बातों को सही या गलत मानने के लिए एक तीसरे व्यक्ति को बुलाया जाता है, हु इज नोन एज विटनेस, जिसे हम साक्षी कहते हैं, जिसके पास घटना की जानकारी हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ घटनाएं एकांत में घटती हैं, या कुछ घटनाएं ऐसी हैं जहां हमारे पास में पर्याप्त साक्ष्य, पर्याप्त एविडेंस नहीं होते। और डाइंग डिक्लेरेशन एक ऐसी ही घटना के बारे में हम बात कर रहे हैं जहां कोई साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है, कोई विटनेस हमारे पास नहीं है, कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है। सिर्फ एकमात्र जो विटनेस हमारे पास है या एविडेंस हमारे पास है वो है डिसीज्ड का स्टेटमेंट, जो व्यक्ति मर गया है उसका कोई कथन। अब बहुत सारी बातें इसके पीछे आती हैं कि मरे हुए व्यक्ति की बात को क्यों मानना, क्योंकि वो तो आकर स्टेटमेंट दे नहीं रहा, ना ही हमारे पास उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए कोई मौका है, कोई अवसर है। तो वो स्टेटमेंट कौन दे रहा है? ऐसा व्यक्ति जिसको उसने बताया था। अब उसकी बात की सच्चाई क्या है? तो इसके पीछे बहुत सारी बातें आती हैं। पहला ये कि कोई भी व्यक्ति जो मरने वाला है अपने मुंह में झूठ लेकर नहीं मरता। नो वन वुड डाई विद अ लाई। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मास्टर से, अपने मेकर से झूठ के साथ नहीं मिलता। या ऐसा भी कहा जाता है कि मरने वाले व्यक्ति के मुंह में सत्य विराजमान होता है। तो बहुत सारी बातें हैं जिनके कारण ये डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल होता है, रिलेवेंट होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और भी है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डाइंग डिक्लेरेशन क्यों लॉ में रिलेवेंट है, मृत्युकालिक कथन क्यों सुसंगत है, तो उसके पीछे एक ही बात आती है, बिकॉज द पर्सन कैन नॉट बी कॉल अपॉन एज अ विटनेस। आप नोट कर लें इस बात को। उसका केवल एक कारण है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जा सकता। सेक्शन 32 में उन लोगों के बारे में डिटेल में जानकारी है जिनको साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जा सकता, दोज हु कैन नॉट बी कॉल अपॉन एज अ विटनेस, और उनकी बात रिलेवेंट मानी जाती है। सेक्शन 32 में कुल 8 कैटेगरी हैं जिनमें उन लोगों की बातें हैं जिन्हें हम साक्षी के रूप में नहीं बुला सकते। आइए देखते हैं ये कौन से लोग हैं जिनके कथन, जिनके स्टेटमेंट सेक्शन 32 में रिलेवेंट हैं, जबकि ना तो उनको क्रॉस एग्जाम करने का हमारे पास अवसर है और ना ही उनके स्टेटमेंट डायरेक्ट हैं। सेक्शन 32 की 8 बातें। सेक्शन 32 डील्स विद केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी कॉल अपॉन। धारा 32 में उन लोगों के कथन के बारे में प्रावधान है जो मर चुके हैं या जिन्हें किसी कारणवश साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जा सकता। सबसे पहला है व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ, जबकि ऐसे कथन का संबंध मृत्यु के कारण से है। सेकेंड इज मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस, यदि यह कारोबार के अनुक्रम में किया गया है। थर्ड, अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर, यदि यह करने वाले के हित के विरुद्ध है। फोर्थ, और इट गिव्स ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर्स, यदि इसका संबंध लोक कर्तव्य या किसी प्रथा से है। और रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, या इसका संबंध किसी नातेदारी के अस्तित्व से है। सिक्स्थ वन, और इज मेड इन विल और डीड रिलेटिंग टू फैमिली, या किसी पारिवारिक वसीयत से संबंध है अगर इसका। एंड सेवंथ इज और इन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन मेंशन इन सेक्शन 13 क्लॉज ए, यदि इसका संबंध ऐसे किसी संव्यवहार से है जिसका प्रावधान धारा 13 के क्लॉज ए में है और ये किसी दस्तावेज में है। तो धारा 13 में रूढ़ी और प्रथा के बारे में प्रावधान है, और ये बात अगर कहीं किसी दस्तावेज में लिखी हुई है और लिखने वाला मर गया है या उसे हम बुला नहीं सकते, तो यहाँ आकर ये रिलेवेंट हो जाता है।
Eighth one is related to if it is made by several person and expresses feelings relevant to matter in question. अगर ये कई लोगों द्वारा किया गया है और इसका संबंध किसी विवाद्यक प्रश्न से है तो ये बात रिलेवेंट हो जाती है। तो अभी आपने समझा कि सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट में 8 तरह के स्टेटमेंट हैं जिनकी रिलेवेंसी के बारे में बात की गई है। रिलेवेंसी का केवल एकमात्र आधार ये है कि इन लोगों को एज ए विटनेस नहीं बुलाया जा सकता जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिए थे। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक ये कि ऐसा व्यक्ति मर गया है, ही में बी डाइड, इसलिए नहीं बुलाया जा सकता। ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस खर्च होंगे या समय बहुत ज़्यादा ख़राब होगा उसे बुलाने पर, या ये भी हो सकता है कि द पर्सन हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। वो रीज़न क्या हो सकते हैं? वो कारण ये हो सकते हैं कि वो कोई मानसिक उसका स्वास्थ्य खराब हो गया हो, मेमोरी लॉस हो गया हो, या फिजिकल किसी एलिमेंट के कारण, किसी शारीरिक रोग या बीमारी के कारण वो साक्ष्य नहीं दे सकता। तो अगर उसने कोई बात पहले इन 8 चीज़ों के बारे में कहीं कही है तो वो स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाते हैं सेक्शन 32 में। इन 8 बातों में से आज इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। अगर आपने अभी तक लर्निंग मोड में नहीं आए हैं आप तो आ जाइए, पेन और पेपर ऑन कर लीजिए, बिना हेडफोन के इस लेक्चर को नहीं सुनना है। और यकीन मानिए इस लेक्चर के बाद डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहेगा। आप किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS, मैं सारे टॉपिक कवर करने वाला हूं, ईच एंड एवरी केस लॉ रिलेटेड टू ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। कोशिश करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये लेक्चर रहें। आपके पास जो स्लाइड आएंगे वो इंग्लिश में ही आएंगे, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता रहूंगा। तो जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में लिखते रहें और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में लिखते रहें। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक, समझते हैं डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में सारी बातें। सेक्शन 32(1) of Indian Evidence Act provides the definition of word dying declaration, and it means a statement written or verbal of relevant facts made by a person who is dead. तो ये मृत्युकालिक कथन लिखा या बोला गया ऐसा कोई कथन है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा बोला गया है जो मर चुका है। It is a statement of a person who had died explaining the circumstances of his death. ऐसे व्यक्ति का कथन है ये जो अपने मृत्यु के कारण के बारे में या परिस्थितियों या संव्यवहार के बारे में कोई बात कहकर मर गया है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल लेटरम मॉर्टम। स्पेलिंग ध्यान से लिख लीजिए, LETERMMORTEM, लेटरम मॉर्टम। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ही है मृत्यु के समय किया गया कोई संवाद, मृत्यु के समय किया गया कोई कथन। It is based on the principle of leterum mortem, which means words said before death, and in a legal term it is known as the dying declaration. A dying declaration is considered credible and trustworthy evidence based upon the general belief that most people who know that they are about to die do not lie. मृत्युकालिक कथन बहुत विश्वसनीय है, भरोसेमंद है। उसका कारण ये है कि ऐसा व्यक्ति जिससे ये पता हो या जिसके पास विश्वास का कारण हो कि वो मरने वाला है, झूठ नहीं बोलता। As a result, it is an exception to the hearsay rule. ये सुनी सुनाई साक्ष्य या अनुश्रुत साक्ष्य का अपवाद है, which prohibits the use of a statement made by someone other than the person who repeats it while testifying during the trial because of its inherent trustworthiness. ये जो मृत्युकालिक कथन है ये अपवाद स्वरूप है और इसका कारण ये है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा कहा जाता है जिसने उस कथन को सुना है, उसका खुद का स्टेटमेंट ये नहीं होता। A dying declaration is usually introduced by the prosecution but cannot be used on behalf of the accused. इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली आप अंडरलाइन कर लें। A dying declaration is generally introduced by prosecution. मृत्युकालिक कथन हमेशा ही अभियोजन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, न्यायालय के समक्ष रखा जाता है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है क्या ये अक्यूज के बिहाफ पर, अभियुक्त के बिहाफ पर भी कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है? आंसर इज यस। अगर प्रोसिक्यूशन ने इस बात को कोर्ट में रखा है तो अक्यूज के बिहाफ पर उसी स्टेटमेंट को रखा जा सकता है। इस बात को आप नोट कर लें। चलिए आगे देखते हैं डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में कुछ बातें और। The word dying declaration is based on the maxim nemo moriturus praesementur mentri. The spelling is NEMOMARITURUS PRESUMUNTUR MENTRI, nemo moriturus praesementur mentri। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है a man will not meet his maker with lie on his mouth।
कोई भी व्यक्ति मरते समय झूठ लेकर अपने निर्माता से नहीं मिलेगा। Indian law recognizes this fact that a dying declaration is relevant because a dying man seldom lie. भारतीय कानून इस कथन को, मृत्युकालिक कथन को इसीलिए मान्यता देता है क्योंकि कहावत है कि मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता और ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन। सच्चाई मरने वाले व्यक्ति की जबान पर बैठती है या उसके मुंह पर रहती है। Here the person is the only eyewitness to the crime and exclusion of his statement would tend to defeat the end of justice. यहाँ केवल एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी, चश्मदीद गवाह है, वो है विक्टिम, वो पीड़ित, वो जो मर गया है, और यदि उसकी बात को ग्राह्य नहीं बनाया गया तो न्याय के हित प्रभावित होंगे, न्याय नहीं हो पाएगा। Dying declaration is admissible because it is a statement of that person who is dead or who cannot be found. मृत्युकालिक कथन इसीलिए भी ग्राह्य है क्योंकि ऐसे व्यक्ति को बुलाया नहीं जा सकता क्योंकि वह मर गया है। आइए देखते हैं डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में प्रीवी काउंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या निर्णय दिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज में, तो आपको अच्छे से ये समझ में आएगा कि डाइंग डिक्लेरेशन एक्चुअल में है क्या। एक केस है उल्का राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। इन दिस केस अपेक्स कोर्ट, एक केस है उल्का राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। इन दिस केस द अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट when a statement is made by a person as to cause of his death or as to any circumstances, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब कोई कथन किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसका संबंध उसके मृत्यु के कारण से है और as to any circumstances of transaction which resulted into his death, या ऐसी परिस्थितियों के या संव्यवहार के बारे में है जिसका परिणाम उसकी मृत्यु है, in case in which cause of his death comes into question, या ऐसे मामलों में जहां पर उसका मृत्यु ही, उसकी डेथ ही प्रश्न में है, प्रश्नवाचक है, इज एडमिसिबल इन एविडेंस, तब ऐसी बातें, ये मृत्युकालिक कथन ग्राह्य हो जाती हैं। सच स्टेटमेंट इन लॉ और कंपेंडियसली कॉल्ड डाइंग डिक्लेरेशन। कानून में, कानून की भाषा में ऐसे कथनों को ही मृत्युकालिक कथन कहा जाता है। एक केस और आपके सामने है, देखते हैं, पीवी राधाकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस मामले में क्या हुआ? मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा द प्रिंसिपल ऑन विच अ डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिटेड इन एविडेंस इज इंडिकेटेड इन लैटिन मैक्सिम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सिद्धांत जिसके आधार पर मृत्युकालिक कथन ग्राह्य है वो एक लैटिन सूक्ति का भाग है, एंड दैट इज नेमो मॉरिचरस प्रिसमंतर मेंथरी, और वो है ऐसा कथन जिसे हम कहते हैं नेमो मॉरिचरस प्रिसमंतर मेंथरी। अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद अ लाई इन हिज माउथ। कोई भी व्यक्ति मरते समय झूठ नहीं बोलता। Information lodged by a person who died subsequently relating to the cause of his death is admissible in evidence under this clause. और ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई कोई बात, कोई सूचना इस धारा के अंतर्गत ग्राह्य होती है। बहुत ही रिनाउंड केस है जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, दैट इज पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्पेरर। पकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट का मामला। इस मामले में जजमेंट प्रीवी काउंसिल ने दिया था क्योंकि ये भारत की आज़ादी और सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट के पहले का केस है। In this case, wife of the accused had borrowed money from the deceased. जो अभियुक्त है उसकी पत्नी ने मृतक से कुछ पैसे उधार लिए थे। Sum of rupees 3,000, 3,000 रुपए वो थे, at the interest of 18% per annum, और वो 3,000 रुपए 18% पर ईयर की ब्याज पर लिए गए थे। Related to his death, a number of letter has signed by the wife of accused, which was discovered from the house of deceased after his death. इससे संबंधित कई सारे पत्र जो ऋण से संबंधित पत्र हैं वो अभियुक्त की जो पत्नी है उसके द्वारा हस्ताक्षरित थे और ये मृतक के घर से मिले। One letter which was not signed by someone had been received by the deceased KN. एक पत्र जो किसी के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था, KN के जेब से मिला जो कि मृतक है। On 20th March 1937, ये 20 मार्च 1937 की बात है। It was reasonably clear that it would had come from the wife of accused. ये बिल्कुल स्पष्ट था कि ये पत्र भी मृतक की पत्नी द्वारा भेजा गया था। Who invited him to come बहरामपुर on the day or next day, जो कि बहरामपुर आने के लिए उसको एक न्योता था। Widow of KN had told to the court that his husband had told him that Swami's wife had invited him to come to बहरामपुर to receive his payment. KN जो कि मृतक है अपने घर से जाते समय अपनी पत्नी को यह बता कर गया कि पकला नारायण स्वामी की पत्नी ने उसे बुलाया है बहरामपुर ताकि वो 3,000 रुपए और जो भी ब्याज की रकम है वो ले जा सके। नेक्स्ट डे केन लेफ्ट हिज हाउस। अगले ही दिन मृतक ने अपना घर छोड़ा टू गो टू बहरामपुर और बहरामपुर के लिए रवाना हो गया।
एंड ऑन 23rd मार्च 23 मार्च को हिज बॉडी विच वॉज कट इनटू 7 पीसेस, उसका शरीर जो 7 टुकड़ों में बटा हुआ था, फाउंड इन अ ट्रंक इन द कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन एट पुरी, पुरी के एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में मिला जो कि एक ट्रंक में बॉक्स में बंद था। The accused was convicted of murder and sentenced to death because there were many evidence against him. अभियुक्त को मृत्यु का दोषी पाया गया और उसे फांसी दी गई। जस्ट इसके बाद एक केस आता है वजीर चंद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस मामले में कोर्ट ने पाकला नारायण रूलिंग को ही अपनाया। कोर्ट ने कहा, अप्लाइंग दीज टू द फैक्ट्स ऑफ द केस, देयर लॉर्डशिप पॉइंटेड आउट दैट द ट्रांजैक्शन इन द केस वाज वन in which the deceased was murdered on 21st March and his body was found in a trunk proved to be bought on behalf of the accused. उन्होंने कहा कि इस मामले में हुआ क्या था, 21 तारीख को अभियुक्त ने मृतक की हत्या करी और एक ट्रंक जिसमें की बॉडी मिली वो भी अभियुक्त ने ही खरीदा था। The statement made by the deceased on 20th March that he was setting out to the place where the accused was living appeared clearly to be a statement as to some of the circumstances of the transaction which resulted in his death. और कोर्ट ने यह भी कहा कि जो कुछ भी अभियुक्त ने अपनी पत्नी को बताया था, क्योंकि उसका संबंध मृत्यु से था, इसीलिए यह मृत्युकालिक कथन के रूप में ग्राह्य है। इट इज हेल्ड that it is admissible as a drying declaration. Thus the statement was rightly admitted. और ये कथन ग्राह्य किया गया। तो अभी आपने ये समझा कि कौन सी महत्वपूर्ण केसेस थे। वजीर चंद का मामला आपने समझा, पाकला नारायण का मामला आपने समझा, और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मृत्युकालिक कथन क्या है, व्हाट इज द डाइंग डिक्लेरेशन। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ये डाइंग डिक्लेरेशन कैसे किया जाना चाहिए। क्या ये लिख कर किया जाना चाहिए, क्या ये बोल कर किया जाना चाहिए, क्या ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में किया जाना चाहिए, किसके सामने किया जाना चाहिए, इशारों से भी किया जा सकता है क्या। तो हमारे पास में बहुत सारे केस लॉज हैं जहां अलग अलग समय पर यह बताया गया कि डाइंग डिक्लेरेशन कैसे किया जा सकता है। आइए वन बाय वन देखते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स कि डाइंग डिक्लेरेशन या मृत्युकालिक कथन कैसे ग्राह्य है और कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने लेट डाउन किए हैं। आइए देखते हैं इन केस लॉज को, इन क्वेश्चन और आंसर्स को आने वाली स्लाइड्स में। Forms of dying declaration. There is no particular form of dying declaration which is identified or admissible in the eye of law. कानून की नज़रों में या विधि में ऐसा कोई प्रारूप नहीं दिया गया है कि मृत्युकालिक कथन कैसे किया जाना चाहिए, but that must be functioning as a piece of evidence with the proper identification. लेकिन उन्हें मृत्युकालिक कथन को ऐसा होना चाहिए कि जिसे साक्ष्य के रूप में चिन्हित किया जा सके। प्रश्न पूछा जाता है कि क्या इसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होना चाहिए, तो इसका आंसर है वेयर द डाइंग डिक्लेरेशन वाज नॉट रिकॉर्डेड इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म, इट वाज हेल्ड दैट इट कुड नॉट बी डिस्कार्डेड फॉर दैट रीजन अलोन। अगर मृत्युकालिक कथन को प्रश्नोत्तर के फॉर्म में नहीं लिखा गया तो केवल यही इसकी अग्राह्यता का आधार नहीं हो सकता, मतलब अगर ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं है तो भी ग्राह्य होगा। A statement recorded in the narrative may be more natural because it may give the version of the incident as perceived by the victim. कोर्ट का ये मानना है कि अगर ये वर्णनात्मक रूप में हो, नरेटिव के फॉर्म में हो, तो ये बहुत ज़्यादा नेचुरल होगा और इससे पता चलेगा कि क्या घटना हुई थी विक्टिम के साथ में और विक्टिम ने क्या महसूस किया है। फिर देखते हैं क्या जेस्चर्स और साइंस के फॉर्म में हो सकता है, भाव भंगिमाओं में इशारों से हो सकता है। तो एक केस आता है हमारे पास में, दैट इज क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। अक्यूज्ड हैड कट द थ्रोट ऑफ द डिसीज्ड गर्ल। इस मामले में जो अभियुक्त है उसने लड़की जो मृतक है उसका गर्दन काट दिया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट शी वाज नॉट एबल टू स्पीक सो, और इसके कारण वो बोल नहीं पा रही थी। शी इंडिकेटेड द नेम ऑफ द अक्यूज्ड बाय साइंस ऑफ हर हैंड। उसने इशारों से ही अभियुक्त की तरफ इशारा किया, उसने बताया। It was held that by the full bench of the Allahabad High Court. Allahabad High Court की full bench ने निर्णय लिया था, if the injured person is unable to speak, यदि जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची है बोल नहीं सकता, he can make dying declaration by signs. वो इशारों से ही अपनी मृत्युकालिक कथन कर सकता है। And gesture, signs and gesture, इशारों से और भाव भंगिमाओं से, in response to the question, यदि उससे कुछ पूछा जाए। In another case, the apex court observed that the value of sign language would depend upon as to who recorded the signs, what gestures and notes were made, what were the questions asked, whether simple or complicated, and how effective and understandable the notes and gestures were.
सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि इशारों में कही गई बात की ग्राह्यता इस बात पर डिपेंड करेगी, इस बात पर निर्भर करेगी कि उन इशारों को किसने रिकॉर्ड किया। जेस्चर्स और नॉट्स, सिर का हिलाना, भाव भंगिमाएं किस प्रकृति के थे, क्या प्रश्न पूछे गए थे, साधारण थे या बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, और कितना प्रभावी और समझने योग्य वो जेस्चर्स, वो साइंस थे। इतनी सारी बातें हैं। लेकिन हाँ, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला वाले इस केस में ये निर्णय लिया गया, ये डिसीजन आया कि जेस्चर्स और साइंस से भी मृत्युकालिक कथन किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन आता है, व्हाट शैल बी द लैंग्वेज ऑफ अ स्टेटमेंट। मृत्युकालिक कथन की भाषा क्या होनी चाहिए। वेयर द डिसीज्ड मेड द स्टेटमेंट इन कन्नड़ा इन उर्दू लैंग्वेजेस। एक मामले में जहां मृतक ने अपने कथन कन्नड़ और उर्दू भाषा में दिए, इट वॉज हेल्ड दैट द स्टेटमेंट कुड नॉट बी डिस्कार्डेड ऑन द ग्राउंड अलोन। यह निर्णय लिया गया कि केवल इस कारण कि भाषा कुछ और थी, इस कथन को अस्वीकार्य नहीं किया जा सकता। और ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉज रिकॉर्डेड ओनली इन कन्नड़ा, या सिर्फ इस आधार पर कि वो कन्नड़ में रिकॉर्ड किया गया था, इससे अस्वीकार्य, अग्राह्य नहीं किया जा सकता। Where the statement was in Telugu and the doctor recorded it in English, but the precaution of explaining the statement to the injured person by another doctor was taken, the statement was held to be valid dying declaration. एक मामले में जहां पर में अभियुक्त ने तेलुगु में स्टेटमेंट दिया, लेकिन डॉक्टर ने उसे इंग्लिश में रिकॉर्ड किया, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए दूसरा डॉक्टर वहां पर में था, तो माना गया कि ये वैलिड है और ये वैध है। तो कोई भाषा प्रिस्क्राइब नहीं है कि मृत्युकालिक कथन कौन सी भाषा में की जाएगी, ये किसी भी भाषा में की जा सकती है, ये ग्राह्य होगी। एक प्रश्न और आता है कि यदि मृत्युकालिक कथन किया गया है, डाइंग डिक्लेरेशन किया गया है, लेकिन स्टेटमेंट पूरा होने के पहले ही डिसीज मर जाए या किसी और कारणवश स्टेटमेंट पूरा ना हो पाए, तो उसकी क्या वैल्यू है। तो इस बारे में दी एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट, इस मामले में, इस बारे में, इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, इफ द डिसीज्ड फेल्स टू कंप्लीट द मेन स्टेटमेंट, यदि मृतक जो है अपनी बात पूरा नहीं कर पाया है, एज फॉर इंस्टेंस द जेनेसिस और मोटिव फॉर द क्राइम, जिसमें ऐसी कोई बात नहीं कर पाया है जिसमें कि अपराध का हेतु क्या था या क्यों अपराध किया गया, इसके बारे में कोई बात नहीं हो पाई है, अ डाइंग डिक्लेरेशन वुड बी अनरिलायबल, तब ऐसा मृत्युकालिक कथन विश्वास के काबिल नहीं होगा। However, if the deceased has narrated the full story, यदि मृतक ने पूरी कहानी बता दी है, but fails to answer the last formal question, लेकिन आखिरी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया है, as to what more he wanted to say, कि और वो क्या कहना चाहता है, the declaration cannot be relied upon, यह कथन भरोसे के काबिल नहीं है। फिर एक प्रश्न ये उठता है कि अब्सेंस ऑफ मेडिकल स्टेटमेंट ऑफ फिटनेस, यदि डॉक्टर के फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं उपलब्ध हैं तो क्या होगा। तो वेयर द डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ अ डाउरी विक्टिम वाज चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट डॉक्टर सर्टिफिकेट ऑफ मेंटल फिटनेस फॉर स्टेटमेंट वाज नॉट देयर, एक मृत्युकालिक कथन को जिसमें कि दहेज मृत्यु हुई थी, इस आधार पर चैलेंज किया गया था कि डॉक्टर का मेंटल फिटनेस सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट अटैच्ड नो इंपॉर्टेंस टू दैट ओमिशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस लोप का, डॉक्टर के सर्टिफिकेट का नहीं होने का कोई प्रभाव नहीं है, बिकॉज द केस वॉज नॉट होली डिपेंडेंट अपॉन द डिक्लेरेशन, क्योंकि मामला सिर्फ और सिर्फ उस डाइंग डिक्लेरेशन पर आधारित नहीं था। इसका मतलब यह है कि अगर केस का एकमात्र आधार, अगर एकमात्र साक्ष्य डाइंग डिक्लेरेशन है, तो डॉक्टर का मेंटल सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए होगा। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन को यदि हम कोरोबोरेशन के लिए, संपोषण के लिए उपयोग में ला रहे हैं, तो सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। The facts were on record showing that the injured woman had gone to the hospital all alone, changing vehicles on the way. This was sufficient evidence in itself to show her fitness. इस मामले में महिला डॉक्टर के पास खुद गई थी जलने के बाद, और उसने गाड़ियां बदली थीं। ये बताता है कि वो मेंटली फिट थी और स्टेटमेंट दे सकती थी। फिर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि FIR डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में मान्य हो सकती है क्या? Whether FIR can be considered as dying declaration. In K. Ramchandra Reddy versus Public Prosecutor, रामचंद्र रेड्डी बनाम पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मामले में it was held that, ये निर्धारित किया गया था कि where an injured person lodged an FIR and then died, जहां कोई व्यक्ति जिसको क्षति पहुंची है वो FIR दर्ज करवाता है और फिर मर जाता है, it was held to be relevant as dying declaration, यह मृत्युकालिक कथन के रूप में ग्राह्य होगा।
तो ये बहुत काम की बातें हैं डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में जो अभी तक आपने समझी। यहां हम दो इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहे हैं और उसके बाद हम लेक्चर कंक्लूड करेंगे। पहला ये कि डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, और दूसरी बात ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइंस जारी किए हैं डाइंग डिक्लेरेशन की एडमिसिबिलिटी के बारे में। तो जब हम बात करते हैं एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में, तो के.आर. रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर का केस आपको याद आना चाहिए। रिपीट कर दूं, के.आर. रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यहां हम समझेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब कभी गाइडलाइंस के बारे में बात आएगी तो खुशहाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे आपको याद आ जाना चाहिए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी करी हैं डाइंग डिक्लेरेशन की एडमिसिबिलिटी के बारे में। आइए देखते हैं दोनों ही केसेस इन दो प्रश्नों के उत्तर के रूप में। तो पहले बात करते हैं एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। मृत्युकालिक कथन का साक्षिक मूल्य क्या है। तो एक केस है के.आर. रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जहां पर डाइंग डिक्लेरेशन के एविडेंशियरी वैल्यू या साक्षिक मूल्य के बारे में बात की गई थी। द डाइंग डिक्लेरेशन इज अनडाउटेडली एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32। कहा यह गया कि बिना किसी शक के मृत्युकालिक कथन धारा 32 के अंतर्गत ग्राह्य है, एंड नॉट बीइंग ए स्टेटमेंट ऑन ओथ, और क्योंकि यह शपथ पर नहीं किया गया है, so that its truth could be tested by cross examination, और यहां इसके लिए इसकी सच्चाई को मापने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर भी नहीं है। The court has to apply the scrutiny and the closest circumspection of the statement before acting upon it. कोर्ट ने यह कहा न्यायालयों को बहुत ध्यान से स्क्रूटनी करनी चाहिए और बहुत माइन्यूट निरीक्षण करना चाहिए कि इस पर भरोसा किया जा सके या इस पर काम किया जा सके। Court must be satisfied that the deceased was in a fit state of mind to make the statement. न्यायालय को इस बात की संतुष्टि भी कर लेनी चाहिए कि मृतक ने कथन करने के समय बिल्कुल सही मानसिक स्थिति में था और बिना किसी दबाव के उसने कोई कथन किया था। After the deceased had a clear opportunity to observe and identify his assailant, and that he was making the statement without any influence or rancor. ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हमलावर है या जो अपराध करने वाला है, अभियुक्त जिसके हम कहते हैं, मृतक के पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी, मौका था कि उसको देख सके, पहचान सके। और ये भी ध्यान रखना होगा कोर्ट को कि कथन करने वाला किसी प्रभाव के अधीन नहीं था, ना ही उसके मन में कोई रैंकर, कोई कड़वाहट, कोई बिटरनेस थी। Once the court is satisfied that the dying declaration is true and voluntary, एक बार यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाए कि मृत्युकालिक कथन सच्चा है और स्वेच्छा किया गया है, it can be sufficient to found the conviction even without further corroboration. इसे बिना किसी संपोषण के दोष सिद्धि का आधार बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, हम डाइंग डिक्लेरेशन के इस टॉपिक में अंतिम पड़ाव पर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है खुशहाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का। ये मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में गाइडलाइंस जारी की हैं कि मृत्युकालिक कथन कब ग्राह्य होगा, किन परिस्थितियों में ग्राह्य होगा। तो आइए देखते हैं खुशहाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का ये केस विच इज रिलेटेड टू गाइडलाइंस ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। खुशहाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में अपेक्स कोर्ट ने कहा कि ये प्रिंसिपल्स हैं जिनके आधार पर डाइंग डिक्लेरेशन को ग्राह्य होना चाहिए। नंबर 1, there is no absolute rule of law that a dying declaration cannot be the sole basis of conviction unless corroborated. कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कानून का सिद्धांत नियम नहीं है कि मृत्युकालिक कथन बिना किसी संपोषण के दोष सिद्धि का आधार नहीं हो सकता। A true and voluntary declaration needs no corroboration. कोर्ट का यह कहना है कि यदि कोई कथन सच्चा है और स्वेच्छा किया गया है, इसे किसी संपोषण की आवश्यकता नहीं है। The second principle is a dying declaration is not a weaker kind of evidence than any other piece of evidence. कोर्ट ने यह कहा कि मृत्युकालिक कथन किसी और साक्ष्य से कमजोर नहीं है और इसका महत्व उतना ही है जितना कि कोई और साक्ष्य होता है। The third principle, each case must be determined on its own facts, keeping in view the circumstances in which the dying declaration was made. कोर्ट का यह कहना है कि प्रत्येक मामले में तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कौन सी परिस्थितियों में कथन किया गया है और उसकी ग्राह्यता का आधार मामले और मामले में अलग होगा, डिफरेंट होगा। द फोर्थ रूल इज अ डाइंग डिक्लेरेशन
stands on the same footing as other piece of evidence and has to be judged in the light of surrounding circumstances and with reference to the principle governing the weight of evidence. कोर्ट का यह कहना है कि मृत्युकालिक कथन बिल्कुल उसी तरह पैर जमा कर खड़ा होता है, उतना ही महत्व रखता है जितना कि कोई और एविडेंस। और जब कभी मृत्युकालिक कथन पर निर्णय लेना हो तो जानकारी रख लें, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि परिस्थितियां क्या थीं और किन परिस्थितियों में कथन किया गया था। रूल नंबर 5 ये कहता है, अ डाइंग डिक्लेरेशन विच हैज बीन रिकॉर्डेड बाय अ कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट in the proper manner, that is to say in the form of question and answer, and as far as practicable in the words of the maker of the declaration, is a good piece of evidence. कोर्ट ने ये कहा कि यदि कोई डाइंग डिक्लेरेशन मृत्युकालिक कथन सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया गया है, प्रश्नोत्तर के फॉर्म में है और मृतक या कथन करने वाले के शब्दों में है, तो ये सबसे बढ़िया साक्ष्य है। The last principle, sixth one, in order to test the reliability of dying declaration, the court has to keep in view the circumstances like the opportunity of the dying man for observation. उदाहरण के लिए, where there was sufficient light if crime was committed in the night. ध्यान ये रखना चाहिए कि अगर अपराध रात में किया गया हो तो पर्याप्त रोशनी थी। Whether the capacity of men to remember the facts stated had not been impaired at the time he was making the statement by circumstances beyond his control. इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि जो व्यक्ति कथन कर रहा है उसकी मानसिक क्षमता इतनी है कि उन सारी बातों को वो याद रखा हो। That the statement has been consistent throughout if he had several opportunities of making a dying declaration apart from the official record of it. यदि किसी व्यक्ति ने कथन किया है तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उसके कथन, उसके स्टेटमेंट एक समान हैं, कंसिस्टेंट हैं। बार बार स्टेटमेंट का बदलना उसकी रिलायबिलिटी को ख़त्म करता है, उससे अविश्वसनीय बनाता है। And that the statement had been made at the earliest opportunity and was not the result of tutoring by interested party. ये देखा जाना चाहिए कि कथन अपराध के बाद यथाशीघ्र किया गया हो और उससे पढ़ाने, सिखाने, ट्यूटरिंग करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी किसी को ना मिली हो, किसी ने उसे सिखाया पढ़ाना ना हो। अगर इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखा जाएगा तो ही डाइंग डिक्लेरेशन या मृत्युकालिक कथन ग्राह्य होंगे। तो आज इस बहुत ही ब्रीफ लेक्चर में हमने डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में काम की बातें समझी, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स लिए और साथ ही हमने इंपॉर्टेंट केस लॉज और गाइडलाइंस को भी समझा। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। हम आपके लिए ऐसे ही लेक्चर्स लेकर आते रहेंगे। कोशिश करूंगा मैं कि कंसिस्टेंट रहूं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आज का आपका लेक्चर पसंद आया। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया। अगर ऐसा है तो थम्स अप करना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारा ये लेक्चर्स कैसा लग रहा है। आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। जुड़े रहिएगा www.vidikशिक्षा.com से, जुड़े रहिएगा www.facebook.com/vidikशिक्षा से, जुड़े रहिएगा इस चैनल से। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, सी यू नेक्स्ट टाइम।